रहा था फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। इट्स इजी टू डिस्कस मैनी टाइप्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये कह रहे हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन को डिस्कस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्रोपेन में एक चेन जो होती है वो स्ट्रेट भी बन सकती है, और अगर तो हम उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम एन प्रोपाइल कहते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता तो वो प्रोपेन ही रहता है हमारे पास। उसके बाद बोल रहे हैं आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल जो है हमारे पास फॉर्म्ड होता है जब हम हाइड्रोजन को मिडिल के कार्बन से रिमूव करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोपेन लिखा हुआ है, ये हमारे पास 1 2 3 कार्बन हैं तो इसको प्रोपेन कहते हैं। इसमें हमने वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ पे 3 लगा दिए। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले पे लिखा है रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल बोलते हैं आखिर से हटा देना या फिर फ्रंट से, सबसे पहले या सबसे आखिर से हटा देना। तो उसकी चेन को हम एन प्रोपाइल कहेंगे। एन हमने बताया था कि आपको ये जो है चेन के लिए एन लगाते हैं, और अगर तो हमारे पास ये शाख या फिर ब्रांच निकल रही हो, बीच के कार्बन से हाइड्रोजन निकला होगा तो उसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। जैसे हमने जिस तरह प्रोपेन का डिस्कस किया, ब्यूटेन की भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और इस ब्यूटेन में हमारे पास जिस तरह से डिफरेंट ब्यूटाइल रेडिकल्स बनते हैं, अगर तो हमारे पास ये ब्यूटेन की चेन लिखी गई है तो अगर इसमें से हम टर्मिनल में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम इसको एन ब्यूटाइल पढ़ेंगे। और अगर तो हम इसमें से शाख मतलब के सेंट्रल सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसको हम सेक ब्यूटाइल कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल या फिर सैक ब्यूटाइल, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोजन देकर ब्यूटाइल लिख देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा था ये हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हाइड्रोजन बचा तो हमने इसको ब्रांच के तौर पर ऊपर को लिख दिया। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमें इस टॉपिक में बताई गई हैं। फिर है आइसोब्यूटेन। आइसो अगर तो हमारे पास ये जो है प्रोपेन लिखा हुआ है, आइसोब्यूटेन लिखा है, ओके। तो हमारे पास ये प्रोपेन के नीचे हम देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन की चेन है तो इसको हम प्रोपेन पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारे पास एक ब्रांच निकल गई है जिसमें कि हमने इस पे ब्रांच पे मीथेन ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, मीथेन ग्रुप नहीं कहते, हम इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप लग गया तो इसकी वजह से हम ये स्पेशल केस होता है, इसमें हम 1 2 3 4 कार्बन को पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास इसमें चेन नहीं बन रही, इसमें हमारे पास एक कॉमन सा कंपाउंड बन जाता है जिसको कि हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। और क्योंकि हमारे पास इसमें ब्रांच निकल गई तो इसको आइसोब्यूटेन कहा जाएगा। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही रहता है कि सैक में और आइसो में क्या फ़र्क है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमने डायरेक्ट इसको नाम दे दिया, जबकि अगर तो हमारे पास सैक होता है तो उसमें हमारे पास लंबी चेन बन रही होती है, और आइसो में हमारे पास जब एक और सेकंड से ही हमारे पास एक ब्रांच निकल जाती है तो हम उसको आइसो का नाम दे देते हैं। अब तो अगर हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट आइसो और सैक का क्लियर होता रहता है। तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जब रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन होगा, टर्मिनल मतलब आखिर से या सबसे पहले हाइड्रोजन जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन का निकाल देना। तो हमारे पास सबसे आखिर से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये CH2 बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। मतलब आइसो लगा हुआ है, ये यहाँ से ब्रांच निकली हुई है तो आइसोब्यूटाइल। एंड देन रिमूवल ऑफ द सेंट्रल हाइड्रोजन, तो हम यहाँ से निकाल देंगे हाइड्रोजन को, इस वाली जगह से हमने सेंट्रल एटम से हमने निकाल दिया तो इसको हम टर्ब्यूटाइल कहेंगे। टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 बचा, हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। और अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन इस ट्राइंगुलर फॉर्म में लगे हुए हो, चाहे वो इस तरह से लगे हुए हो स्ट्रेट या फिर इस तरह से, तो हम इसको टर का नाम देते हैं, टर्शियरी भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये है। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में टर्ब्यूटाइल कहते हैं। देख लें हमने किस तरह से हाइड्रोजन को निकाला, तो ये हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया, 3 कार्बन की चेन तो प्रोपेन है और ये प्रोपाइल बन जाता है हमारे पास। तो कि हम एन प्रोपाइल को हम इसको कहते हैं और ये आइसोप्रोपाइल कहलाता है। हमारे पास डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम अल्केन्स को कहते हैं और अनसैचुरेटेड हम अल्कीन्स को कहते हैं, या फिर हम अल्काइंस को भी कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अल्कीन्स को ही कहा जाता है। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
Unsaturated hydrocarbons contain carbon-carbon double and triple bonds. Okay, the valency of all the carbon atoms are fully satisfied through single bond. The valencies of all carbon atoms are fully satisfied through double and triple bond. The saturated hydrocarbons have a less amount of carbon and a high amount of hydrogen. Unsaturated hydrocarbon have a less amount of hydrogen and a high amount of carbon as compared to saturated hydrocarbons. अच्छा, इन सब की एक फिगर बनेगी तो वो आप लोग को इसमें डिफरेंस करना इजी हो जाएगा। डिफरेंस बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये बहुत इजीली हमें समझने के लिए काफ़ी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान होता है सिंगल बॉन्ड से, तो हम कहेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, दे बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम इन एयर। तो ये जो है एक ब्लू कलर की हमारे पास पिगमेंट आती है जब ये जलते हैं, और सूटी मतलब फ्लेम स्मेल नहीं देते, या फिर फ्लेम जो है काला धुआं हम कहते हैं एयर में, वो नहीं देते नॉन सूटी फ्लेम, लेकिन ब्लू कलर जो है ये देते हैं। दे बर्न विद येलो एंड फ्रूटी फ्लेम इन एयर। इनके साथ जलकर जो राख कलर होता है ब्लैक कलर का, और इसके अलावा क्योंकि इसमें जो है हमारे पास कह रहे हैं कि डिफरेंस था हमारे पास कि सूटी फ्लेम का ताल्लुक हमारे पास कार्बन से होता है। इसमें लिखा हुआ है कि लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है हमारे पास लिखा है। तो जहाँ जहाँ सूटी फ्लेम ज़्यादा होगा वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। जब हमारे पास कार्बन की अमाउंट ज़्यादा आ जाती है तो सूटी फ्लेम उतना ही ज़्यादा आ जाता है हमारे पास। इस तरह से हम बेंजीन में भी पढ़ेंगे, उसमें सूटी फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कंपाउंड्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, द कंपाउंड्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो ये दोनों जो है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में शामिल होते हैं। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो फिर जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स है CnH2n, और अल्केन्स का है CnH2n+2। तो अल्केन्स की एग्जांपल्स हमारे पास इथेन आ जाती है, जिसमें हमने इसका ये सिंबॉलिक स्ट्रक्चर लिख दिया, जिसको हम कहते हैं कि हम नोमेनक्लेचर में इस तरह से इसका लिखते हैं, और प्रोपेन में ये हमारे पास ये लिखते हैं। लेकिन इनकी जो नेमिंग है कॉमन नेमिंग है, ये नोमेनक्लेचर की नेमिंग नहीं है। नोमेनक्लेचर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ नेमिंग। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कीन्स में देखते हैं तो ये इथीन है, फिर प्रोपीन भी आ गया हमारे पास, क्योंकि डबल बॉन्ड लग रहा है तो इधर हमारे पास ये प्रोपीन हो गया 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3 फर्स्ट पे हमारे पास डबल बॉन्ड हुआ है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ अल्काइंस में ये इथाइन हो जाता है, ये प्रोपाइन हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ओके, लेट हैव अ लुक। हमारे पास ये तरह का बता दिया है कि किस तरह से अल्केन में जो है C2H6 होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड की वजह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसमें जो है डबल बॉन्ड है, तो ये ड्यू टू डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरह से इथाइन जो है हमारे पास, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है।